नरसंहार की साजिश। इजराइल अपने गाजा युद्ध को अंजाम देने के लिए अमेरिकी पीआर फर्मों का उपयोग कैसे कर रहा है? इजराइल ने अमेरिकी दिलों और दिमाग को जीतने में मदद के लिए 3 अमेरिकी जनसंपर्क कंपनियों के साथ अनुबंध किया है, यानी कि 3 पीआर कंपनीज के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्यों? अपना पीआर बढ़ाने के लिए, ईरान को विलन साबित करने के लिए, इजराइल को हीरो बनाने के लिए। विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम की अगर बात करें तो उसके तहत जो दस्तावेज हैं उनसे ही पता चलता है कि इजराइल ने ऑनलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के ईसाई दक्षिण पंथियों के बीच अपनी इमेज को, अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए कम से कम 3 जनसंपर्क कंपनियों, 3 पीआर एजेंसियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अमेरिकी न्याय विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इजराइल के विदेश मंत्रालय ने नई बनी ब्रिजेस पार्टनर्स ईसाई पीआर एजेंसी शो फेथ बाय वर्क्स और इसके साथ साथ ऑनलाइन कंसल्टेंसी क्लॉक टावर एक्स को यूरोपियन हवास मीडिया ग्रुप के माध्यम से काम पर रखा है, जिससे कि इजराइल की इमेज को अच्छा बनाया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट सभी कंपनियों ने देश की ऑनलाइन इमेज को मजबूत करने और साथ साथ युवा दक्षिणपंथी और एवेंजलिकल अमेरिकी मतदाताओं के बीच में समर्थन बहाल करने में मदद करने का वादा किया है, जिसके बारे में जो सर्वेक्षण हैं, जो रिसर्च हैं, उससे पता चलता है कि गाजा पर इजराइल के युद्ध के परिणाम स्वरूप समर्थन में कमी आ रही है। यानी कि इजराइल को लोग डिप्लोर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इजराइल पीआर एजेंसीज के थ्रू अपनी इमेज बिल्डअप करने में लगा हुआ है। इजराइल इस बात को लेकर पूरी तरीके से सचेत है, पूरी तरीके से अलर्ट है कि उसके युद्ध को, जिसमें उसने 68,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है, अमेरिका में उसके सहयोगियों और उसको जो स्पॉन्सर करने वाले हैं उसको किस प्रकार से देखा जाता है। मई में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी, जिसमें इजराइल की ऑनलाइन एक्शंस, ऑनलाइन गतिविधि के एक स्टडी में यह पाया गया कि संघर्ष के दौरान जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ, इजराइल ने इंटरनेशनल सिंपैथी को अपने पक्ष में करने के लिए एक बैलेंस सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया था। लेकिन वॉर की शुरुआती महीने में इजराइल पारंपरिक ट्रेडिशनल अमेरिकी मीडिया से अनुकूल कवरेज पाने में सक्षम रहा। अमेरिका से तो उसके फेवर में कवरेज मिल गई, लेकिन सोशल मीडिया पर वो हार रहा था। इजराइल पिछड़ रहा था। जहां गाजा में बड़े पैमाने पर हत्या और तबाही का खुलासा करने वाले वीडियोस वायरल हो रहे थे और फिलिस्तीनियों के लिए सिंपैथी पैदा कर रहे थे और इजराइल के लिए नफरत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है और अमेरिका में समर्थन बढ़ाने के इजराइल के कैंपेन में सोशल मीडिया को एक बड़ा वेपन बताया है और कहा है कि इजराइल समर्थक अरबपतियों के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा टिकटॉक की खरीद एक सबसे महत्वपूर्ण खरीद थी। हवास के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, प्रत्येक पीआर कंपनी ने उस अभियानों में, उस कैंपेन्स में एक नए दृष्टिकोण का वादा किया, एक नए तरीके के एक पॉइंट ऑफ व्यू का वादा किया इजराइल के लिए, जिसमें प्रमुख जनसांख्यिकी की बात करें, धार्मिक समूहों की बात करें, रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें, रिलीजियस फैक्टर्स की बात करें, यहाँ या रिलीजियस फैक्शंस की बात करें, यहाँ तक कि वॉर पर भी ऑनलाइन चर्चा के नए तरीके निकाले गए और लोगों को इस बात का टारगेट दिया गया कि इजराइल के फेवर में एक नैरेटिव गढ़ा जाए। विश्वास बनाए रखना एक और टारगेट था इन कंपनियों का। FAR फाइलिंग के अनुसार शो फेथ बाय वर्क्स को इजराइल द्वारा $3.2 मिलियन का आउटरीच और डिजिटल लक्ष्यीकरण अभियान चलाने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसका उद्देश्य अमेरिका के चर्चों में इजराइल राष्ट्र के साथ सकारात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना था। यानी कि अमेरिकन को ब्रेन वॉश करना, किसके फेवर में? इजराइल के फेवर में। वहां की चर्च में इस तरीके का नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, अमेरिका की चर्च में इजराइल के फेवर में। फिलिस्तीनी आबादी को चरमपंथी के रूप में चित्रित करना, फिलिस्तीनियों को विलन के तौर पर दिखाना और उनके खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत भरना, यह काम था इन पीआर एजेंसीज का। FAR फाइलिंग में जो दस्तावेज लगाए गए हैं उसके मुताबिक शो फेथ बाय वर्क्स ने इजराइल से यह भी वादा किया था, यह भी प्रॉमिस किया था कि अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा जियो फेंसिंग और ईसाई लक्ष्यीकरण अभियान चलाएगा। जियो फेंसिंग उपयोगकर्ताओं की बात करें अगर तो संचार, इनका जो कम्युनिकेशन है वो टारगेटेड रहता है और ये उन पर नजर रखता है जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में उसके पास जाते हैं। इस मामले में पीआर कंपनी द्वारा पहचाने गए ईसाई विश्वविद्यालय या चर्च, इनको टारगेट किया जाता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। कंपनी की, अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी एक मोबाइल 10x7 एक्सपीरियंसिंग की भी योजना बना रही है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले का संदर्भ देता है। यानी कि नैरेटिव 7 अक्टूबर 2023 में जिस तरीके से इजराइल पर अटैक हुआ था उसके हिसाब से नैरेटिव गढ़ता है और फिलिस्तीन के लिए नफरत भरता है, जिसे ईसाई कॉलेजों, चर्चों और कार्यक्रमों में भी लाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस अनुभव में हमले के VR हेडसेट
हेड पीस, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के लिए पूर्ण लंबाई वाले टीवी भी शामिल होंगे। यानी कि बाकायदा न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तरह तरह के अलग अलग इक्विपमेंट्स का कॉलेजेस में, स्कूलों में, चर्चों में लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, फिलिस्तीन के खिलाफ जहर भरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 1139 लोग मारे गए थे और लगभग 250 को बंदी बना लिया गया था। ये नैरेटिव गढ़ा जाएगा, लेकिन फिलिस्तीन में, गजा में कितने लोग मारे गए इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। कंपनी ने भी बताया कि वो अभिनेता क्रिस प्रैट और जॉन वोइट जैसे ईसाई सेलिब्रिटी प्रवक्ताओं की भी भागीदारी की बात करेंगे, पेशकश कर सकती है। यानी कि सेलिब्रिटीज को भी अब इसमें लाकर जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी, इजराइल के फेवर में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाएगी। जॉन वोइट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखर समर्थक हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान को फिर से लिखना एक बड़ा टारगेट होगा इन पीआर कंपनीज के लिए कि जो कुछ हुआ है उसको इजराइल के फेवर में लिखना, जिससे कि हिस्ट्री इजराइल को हीरो माने और फिलिस्तीन गजा को विलन माने। क्लॉक टावर ने अपनी फारा फाइलिंग में इस बात का दावा किया है कि उसने यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जनजीज जो हैं उन लोगों को टारगेट करना, उनसे जुड़ने और चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। और इन एक्शंस का, इन गतिविधियों का जो ऑफिशियल टारगेट रहेगा, आधिकारिक उद्देश्य रहेगा, यहूदी विरोधी भावना का मुकाबला करना, यानी कि इजराइल के फेवर में नैरेटिव गढ़ना और साथ साथ सिंपैथी, एम्पैथी, सब कुछ इजराइल के फेवर में, यहूदियों के फेवर में, और नफरत भरना गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए। ये एक ऐसा शब्द है, यहूदी विरोधी भावना का मुकाबला करना, एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल इजरायली सरकार अक्सर गजा पर अपने नरसंहार युद्ध की आलोचना का जवाब देने के लिए करती आई है। अब अपने आवेदन में, अपने जो रिक्वेस्ट डाली गई है उसमें क्लॉक टावर ने एआई मॉडलिंग का उपयोग करने का वादा किया है, ताकि ये कंफर्म किया जा सके, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि इजराइल द्वारा निगरानी में चलाया जा रहा जो अभियान है वो विस्तार से कथाएं गजा पर युद्ध के दौरान ऑनलाइन प्रमुखता से दिखाई जाएं, वो कहानियां दिखाई जाएं जो फिलिस्तीन के अगेंस्ट हो, इजराइल के फेवर में हैं, वो पिक्चर्स दिखाई जाएं जो इजराइल के फेवर में हो और फिलिस्तीन के अगेंस्ट हो। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कतर में मीडिया एनालिटिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर और गलत सूचना के विशेषज्ञ हैं मार्क ओवेन जोन्स इनका पूरा नाम है। और उनके मुताबिक अगर आप सोशल मीडिया या फिर उच्च रैंक वाली वेबसाइट्स, यानी उच्च रैंक वाली वेबसाइट्स का मतलब ये होगा कि हाई रीच वाली, जो लोगों के बीच इनकी पहुंच ज़्यादा है, वेबसाइट्स के माध्यम से पर्याप्त ऑनलाइन शो पैदा कर सकते हैं, अगर लोगों के बीच में अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, तो आप एआई के बड़ी भाषा मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक को प्रभावित करने में सक्षम होंगे और इसका सही तरीके से इस्तेमाल इजराइल के फेवर में कर पाएंगे, या जो भी आपका टारगेट है उसके फेवर में कर पाएंगे। LLM, बड़ी भाषा मॉडल इसको कहा जाता है, एक निश्चित मात्रा में डेटा इस पर प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, अपलोड किया जाता है, जहां से वे बड़ी मात्रा में जानकारी इकट्ठित करते हैं, इतिहास में क्या हुआ, क्या अभी हो रहा है और क्या क्या फैक्टर्स है, हर तरह की जानकारी। हालांकि ग्रोक, चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे कई मॉडल रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन का उपयोग करते हैं, जहां वे वेबसाइट्स और सोशल मीडिया से भी जो समकालीन डेटा है, यानी कि मिलता जुलता डेटा है, उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। क्लॉक टावर एक्स जैसी कंपनियां ये वादा कर रही हैं कि यदि वे सूचना क्षेत्र को, यानी कम्युनिकेशन एरिया को इजराइल के प्रति सहानुभूति रखने वाली साइटों और सामग्री से भर सकें, यानी कि इजराइल के लिए सिंपैथी, इजराइल के लिए तारीफ, इजराइल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, इजराइल के लिए एम्पैथी, ये तमाम जो वेबसाइट्स होंगी, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो इजराइल के लिए ही बनाए गए हैं, इजराइल के फेवर में नैरेटिव गढ़ने के लिए बनाए गए हैं। और अगर इजराइल के फेवर वाली सामग्री से इन साइटों को भरा जा सके, जिससे कि आरजी विषाक्तता, यानी कि जो थोड़ी बहुत भी खटास आई है इजराइल के लोगों में, उसको खत्म किया जा सके, तो वहां कम से कम इतना कुछ होगा कि दूसरों की नजर में जो साफ साफ कार्नेज वहां देखने को मिला, जो साफ साफ मैसेकर, क्लियर नरसंहार के रूप में जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर माहौल को ज्यादा गंदा किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी ब्रैड पार्स्केल की अध्यक्षता वाले क्लॉक टावर का यह भी कहना है कि ये जो पूरा डेटा होगा, पूरी सामग्री होगी, इसका ज्यादातर हिस्सा दक्षिणपंथी ईसाई नेटवर्क सलेम मीडिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसने अप्रैल में ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी बहू लारा ट्रंप के साथ एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी की, रणनीतिक साझेदारी की अपने हिसाब से देखा जाए तो घोषणा भी की थी। ब्रिजेस पार्टनर्स द्वारा वादा किया गया कि अभियान पहले ही ऑनलाइन मीम का स्रोत बन चुका है और इन मीम्स के जरिए फिर से वही काम किया जा रहा है, इजराइल के फेवर में नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और फिलिस्तीनियों को विलन बताया जा रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि ये कंपनियां कर रही हैं। इजराइल उम्मीद कर रहा होगा कि इससे संभवतः पूरी पिक्चर बदल जाए, उसकी इमेज बदल जाए, लेकिन ऐसा धरातल पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रिजेस पार्टनर्स के मुताबिक इस अभियान में 14 से 18 प्रभावशाली लोगों का एक अनाम समूह है। इन लोगों का नाम सामने नहीं आया, ये 14 से 18 किंगपिंग्स मान लीजिए, ये दे आर द किंगपिंग्स, और ये 14 से 18 लोग ही इन सारी चीज़ों को डायरेक्ट कर रहे हैं। इनका नाम किसी को नहीं पता,
एनोनिमस है ये, जिन्हें इजराइल के समर्थन में पोस्ट करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। ब्रिजेस पार्टनर्स ने हवास को भेजे गए इनवॉइस में जो आंकड़े शामिल किए हैं उसका एनालिसिस करने के बाद क्विंसी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन पत्रिका है रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट, उन्होंने पाया कि प्रभावशाली लोगों को हर पोस्ट के लिए लगभग $7,000 का भुगतान किया जा रहा है। यानी कि सेलिब्रिटीज या जाने माने लोगों से ये पोस्ट करवाए जाएंगे, इजराइल के फेवर में नैरेटिव गढ़ा जाएगा और इमेज को मजबूत किया जाएगा। इस संख्या को इजराइल के विरोधियों ने तुरंत पकड़ लिया। अच्छा, इजराइल के विरोधी भी चुप कहां बैठने वाले थे, उन्होंने इस आंकड़े को तुरंत पकड़ लिया जो कि रेगुलर तरीके से उन पोस्ट के नीचे राशि पोस्ट करते हैं जिनके बारे में उन्हें डाउट था और ये खरीदे हुए पोस्ट थे। और इजराइल के अगेंस्ट जो कंट्रीज हैं उन्होंने इन खरीदे हुए पोस्ट को भी पकड़ लिया और इस कैंपेन को भी बेनकाब कर दिया, जिससे कि यह संकेत मिलता है कि उनका मानना है कि पोस्टर को इजराइल ने खरीदा है। रिस्पॉन्सिबल स्पेस स्टेटक्राफ्ट ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी प्रभावशाली लोगों की गुमनामी जो अपने समझौतों की शर्तों के तहत जुलाई से इजराइल समर्थक सामग्री पोस्ट कर रहे थे, यदि उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है तो संभवतः अवैध हो सकती है। और प्रेजेंट की अगर बात करें तो ब्रिजेस पार्टनर्स फाइलिंग में केवल एक पंजीकृत रजिस्टर्ड विदेशी एजेंट का नाम है, सलाहकार उरी स्टाइनबर्ग, जिनके पास कंपनी में 50% के शेयर्स हैं, 50% की हिस्सेदारी है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ये जो कैंपेन है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन इस व्यवस्था से, इस सिस्टम के पब्लिक होने के बाद इसके प्रति जो भी रिएक्शंस आए हैं, जो भी प्रतिक्रिया हुई है, उससे ये पता चलता है कि इजराइल के लिए उन धारणाओं को बदलना कितना मुश्किल होगा, इजराइल की इमेज को बदलना कितना मुश्किल होगा जो अब गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं, लोगों के दिलो दिमाग में छप चुकी हैं, खासकर यंगस्टर्स के बीच में। जोन्स ने कहा कि चाहे कोई भी कृत्रिम डेटा तैयार कर लिया जाए, फिर भी वो गजा पर युद्ध की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की मात्रा का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि इस पर क्लैरिटी नहीं है अभी, हालांकि इस पर अस्पष्टता की भावना को बढ़ावा देने, संघर्ष में दोनों पक्षों को अधिक समान रूप से प्रस्तुत करने या फिर 7 अक्टूबर के हमले पर इजराइल की रिएक्शन को ज्यादा अच्छे तरीके से, अधिक उचित रूप में प्रस्तुत करने के लिए सफिशिएंट हो सकता है, जितना कि कुछ लोग अब सोचते हैं। अब देखिए, रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ब्रिजेस पार्टनर्स क्लॉक टावर एक्स या शोफेत बाय वर्क से संपर्क करने में असमर्थ रहा है। विदेश मंत्रालय में इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ एरान शायोविच और हवास मीडिया ग्रुप से की गई पूछताछ का भी कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है।